मैं एजाज मुनीर हूँ, एचएससी ट्रेनर डेस्कॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। और हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट पे मैंने पहले रोड ट्रैफिक सेफ्टी इंसिडेंट्स पे, रोड ट्रैफिक सेफ्टी एक्सीडेंट्स पे ट्रेनिंग सेशन का इनकाद किया था। और लोगों ने इतना सराहा कि मेरी हिम्मत और ज़्यादा बुलंद हुई, मेरा हौसला और ज़्यादा बुलंद हुआ और खिदमत खल्क के जज्बे से निकला हूँ। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस मकसद में कामयाब करे। और आप सब से भी जो है और ज़्यादा अप्रिसिएशन की ज़रूरत है कि आप सब इसमें जितने लोग मेरा हिस्सा बनेंगे, मेरे साथी बनेंगे, मुझे काम करने में और ज़्यादा हौसला मिलेगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ कोई भी काम कर सकता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पे, रोड ट्रैफिक सेफ्टी में। और हमारा मकसद यही है कि जितने हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डेली बेसिस पे हो रहे हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं, कम हो जाएं। और इस सिलसिले में हम आज यहाँ पे आशिक महमूद साहब के पास आए हैं। रेस्क्यू 1122 एक ऐसा इदारा है जिसकी बुनियादी खिदमत खिदमत खल्क से है, जिसमें ना कभी आपने सुना होगा कि करप्शन होती है, ना कभी आपने सुना होगा कोई और ऐसी वजूहत हैं। यहाँ पे खिदमत खल्क होती है, सारा दिन इंसानियत की खिदमत होती है। और जिस किसी ने इस इदारे का स्टार्ट लिया रेस्क्यू 1122 का, उनको सारी ज़िंदगी इसका अजर मिलता रहेगा। और यहाँ पे आशिक साहब से हमारी मुलाकात हुई है। आशिक साहब ने 2013 में जो है यहाँ पे आए, ज्वाइन किया। 7-8 साल हो गए वो अपनी खिदमत सादकाबाद रेस्क्यू ऑफिस में दे रहे हैं। तो हम उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछेंगे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का सेशन बहुत अच्छा जाएगा। सर, आप कब से अपनी खिदमत यहाँ पे सर अंजाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो वेलकम रेस्क्यू डबल वन थैंक यू सो ऑफिस के मच। अंदर। और जैसा कि आपका एक टॉपिक है, यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपने एक टॉपिक रखा है। और ये जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो टॉपिक है, यहाँ पे हमारे पास जो एमरजेंसीज़ को देखें तो ज़्यादातर हम इन्हीं एमरजेंसीज़ को डील कर रहे हैं। तो आज आप किसी इंटरव्यू के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता भी चलेंगी, इसकी वजूहात के बारे में भी पता चलेंगी। तो बड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा इंशाल्लाह हमारा। जी, जैसे कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, मेरा मुकम्मल नेम जी आशिक महमूद है। और मेरा डेजिग्नेशन रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर एज अ तहसील इंचार्ज रेस्क्यू 1122 तहसील सादिकाबाद। पिछले 7-8 साल से मैं यहाँ पे अपनी खिदमत सार अंजाम दे रहा हूँ और आगे भी इसी जज्बे के साथ अपनी इन्हीं खिदमत को जारी रखूँगा। सर, डेली बेसिस पे सादिकाबाद रेस्क्यू ऑफिस में कितने एक्सीडेंट जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं? डेली बेसिस पे जो हमारे पास एमरजेंसीज़ हैं वो डिफरेंट नौइयत की आती हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक एक मखसूस एक चीज़ के ऊपर है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर वैसे हम डेली बेसिस की एमरजेंसीज़ की बात करें तो हमारे पास जो इसकी रेशो है वो 15 से 18 के दरमियान होती है। बस का ये रेशो इवेंट टू इवेंट भी वेरी करती है। लाइक जैसे ईद इवेंट होता है या मुहर्रम का इवेंट है, लोगों की लोग अपने घरों के आते हैं, फिर वापस जाते हैं, कोई जॉब वाले जिस तरह होते हैं, तो उस वक्त जो एमरजेंसी रेशो जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इन्हीं दिनों के अंदर अगर हम इसकी रेशो देखें तो 15 से 18 के दौरान हमारे पास एमरजेंसी डेली बेसिस पे आ रही है। अब इसके अंदर कौन कौन सी हैं? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आ जाते हैं हमारे पास, मेडिकल एमरजेंसीज हमारे पास आ जाती हैं, फायर एमरजेंसीज आ जाती हैं, डूबने के वाक़यात हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं एमरजेंसीज को जो हम डेली बेसिस पे डील कर रहे हैं। सर, जिस तरह आप इवेंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने सुना है कि ईद इवेंट पे 1290 एक्सीडेंट रिकॉर्ड हुए हैं। इस तहसील सादिकाबाद की बात करें कि 1290 ओवरऑल ओवरऑल। ओवरऑल बात कर रहे हैं, होगा जी, ये हो जाता है इवेंट को। जैसे कि मैंने कहा कि लोग अपने घरों के आ रहे होते हैं, फिर वो फैमिलीज़ लेके दूसरे अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे होते हैं, तो उस वक्त देखें ट्रैफिक का फ़्लो या जो रोडों पे रश होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑटोमेटिकली ये जो रेशो है, जो पिछले तमाम रिकॉर्ड आप समझ लें कि उससे ब्रेक कर जाती है और ज़्यादा हो जाती है। सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 12 से 18, कोई 17-18 एक्सीडेंट डेली बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो उन 17-18 एक्सीडेंट्स में एक मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग भी होते हैं। ऐसे ही है 12 से 18, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये टोटल एमरजेंसीज हैं जो डिफरेंट मैंने आपको कैटेगरी बताई, इनके अंदर रहते हैं। अगर इसके अंदर से मखसूस सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात करें तो 50-60% हुआ है। मीन्स कि अगर 18 एमरजेंसी 10 से 12 हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल तो है, तो 1 पर्सन सवारी है, आप एक बंदा ही उसको, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे बैठ सकते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर है। आपने देखा इसके अंदर इतनी चेंजिंग आई कि एक मोटरसाइकिल से फिर रिक्शा, रिक्शे से फिर फटा रिक्शा बना। ये तो एक मतलब हमने एडवेंचर टाइप चीज़ें बनवा दी यहाँ पे, लोग अब उस पर इंजॉय करते। इसी तरह मोटरसाइकिल की आप बात कर रहे हैं, चाइना का मोटरसाइकिल है, मेरे ख्याल में एक बंदा भी उस पर बड़ी मुश्किल से बैठता है, हमने उसके ऊपर 3 बंदे बैठा देते हैं।
तो उसकी रिलायबिलिटी का कि उसके अंदर टायर्स की कंडीशन, मोटरसाइकिल की अपनी कंडीशन, हम कभी उस चीज़ को फोकस ही नहीं करते। बस हमारा ये है कि हमारे पास सवारी है, 4 बंदे आ सकते हैं बिठाओ, 3 आते हैं बिठाओ, और हमने एक जगह से दूसरी जगह उस पर जाना है। डिफरेंट हम मिलते हैं, हमें 3-3 4-4 लोग भी मिलते हैं। और जब हम इंजरीज़, फिर इसी तरह की जब इंजरीज़ आती हैं तो फिर सीवियर किस्म की इंजरीज़ ऐसे लोगों को फिर आती हैं जो ट्रैक्टर ट्रालियों वाला काम था वो हमने फिर फटा रिक्शा और मोटरसाइकिल से लेना शुरू किया। ऐसे ही है। वो हमने अपनी सहूलियात की खातिर जो है, मैंने जैसे पहले का चीज़ें एडवेंट कर ली हैं। इन्वेंशन यहाँ पे होती रहती है, चीज़ें डिफरेंट, मतलब है कि जी रिक्शा बन गया, रिक्शे से फिर सवारियाँ पहले उठाते थे। अब लोडिंग के लिए हमारे पास जैसे कि जैसे आप कह रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलीज थी, गदा रेडियाँ थी, वो ख़त्म हुई और हमने फास्ट एक बना लिया फटा रिक्शा। और हमने सस्ता भी पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, वो सस्ता पड़ता है, लेकिन कितने लोगों की ज़िंदगियां वो ले चुका है, वो डेटा हम आपके सामने रखेंगे, फिर अंदाज़ा होगा कि कैसा वो सस्ता है। हादसात की बड़ी वजूहात क्या है? आप इतने साल से जॉब कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखें, अगर हम जनरली जैसे कि हमारा टॉपिक है, हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे ही रहें तो इसकी डिफरेंट वजूहात हमारे पास आते हैं। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर हम जस्ट फोकस करें मोटरसाइकिल के ऊपर, तो मोटरसाइकिल के अंदर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा है वो ओवर स्पीडिंग आती है, कि ओवर स्पीडिंग करते हैं। सेकेंडली, अगर हम सिर्फ अपने सिटी पे फोकस करें तो इसके अंदर जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की जो सबसे बड़ी वजह है हमारी पुअर रोड कंडीशनिंग है। हमारी यहाँ की जो सड़कें हैं उनकी जो हालत है वो बड़ी अबतर है, जिसकी वजह से हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की शरह यहाँ पे ज़्यादा है। बाकी मोटरसाइकिल की अपनी कंडीशन की वजह से भी, कि मोटरसाइकिल को देखा नहीं, पंक्चर है, कुछ है, टायर ठीक है नहीं, हम जैसे आप कह रहे हैं 3-3 4-4 बंदे बिठा लिए, तो वो भी एक बड़ी वजूहात हैं। बेहतियाती, मोबाइल फ़ोन सुनना, सिगरेट लगा लेना, इधर उधर देखना, साइन बोर्ड को पढ़ लेना, ये भी उसकी एक बहुत बड़ी वजूहात में आते हैं कि आप उन चीज़ों को, जो सवारी जिस पे फोकस नहीं करते और इधर उधर ध्यान देते हैं, और आप उस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो है वजह बन जाते हैं। सर, क्या इसमें कहीं कोई वजह ओवर स्पीड भी बन सकती है? बिल्कुल है, ओवर स्पीडिंग तो इसमें है जी। आगे आगे हम आपसे डेटा शेयर करेंगे जो डिफरेंट किस्म की एजेस आती हैं, तो वो एजेस ऐसी हैं जो यंग एजेस हैं। यंग एजेस आपको पता है, मोटरसाइकिल को तो वो एक जहाज़ की तरह समझ लें कि वो उसको बना के चलाते हैं, तो ओवर स्पीडिंग तो मस्ट है। अभी जैसे कि हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, एक चीज़ों में ऐड कर देता हूँ। अभी इन दिनों के अंदर जब कोविड-19 आया तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की शरह बहुत कम हो गई। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गए, एम्प्लॉयमेंट तकरीबन ना होने के बराबर, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की शरह बहुत हद तक नीचे चली गई। लेकिन जैसे ये स्कूल कॉलेजेस, ये सारी एक्टिविटी जैसे दोबारा शुरू होती है तो ये एकदम से बढ़ जाती हैं। क्योंकि आप देखें, स्टूडेंट आता है, वो अपने टाइम पे उसने पहुंचना है, थोड़ा सा लेट हो गया उसने ओवर स्पीडिंग करनी है। ऑफिस वाला निकलता है, उसको टाइम अपना उस हिसाब से निकला, कहीं रश में फंसा है, उसने ओवर स्पीडिंग करनी है, फिर छुट्टी होनी है। तो इस वजह से ओवर स्पीडिंग तो मस्ट है। ये ओवर स्पीडिंग इसकी बहुत बड़ी काज है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की मोटरसाइकिल के अंदर। सर, क्या आप समझते हैं हेलमेट की वजह से हादसात में कमी आ सकती है? देखें जी, हेलमेट तो जैसे कि कंपेन भी हम अक्सर चलाते रहते हैं, ये जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मोटरसाइकिल वाले जो बैठे हुए हैं, अगर एक बंदा उनके पास 40-50 हज़ार 1 लाख तक की मोटरसाइकिल उनसे ले सकता है, तो 2-3 हज़ार का या 1500 तक डिफरेंट रेंज के अंदर हेलमेट है, वो क्यों नहीं ले सकता? वो तो उनको बाउंड करना चाहिए। जब एक मोटरसाइकिल अपने शोरूम से देते हैं तो हेलमेट जो है नेसेसरी होना चाहिए कि ये भी साथ आप लेके जाएंगे, अदरवाइज़ आपको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा। ये तो लाइफ सेविंग चीज़ है हेलमेट, और इसका बुनियादी चीज़ है कि आप जब मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, जैसे कि गाड़ी पे बैठते हो, सीट बेल्ट बांधना मतलब कानूनी तौर पे है कि इस तरह मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो इसको भी कानूनन एक कानून है कि आपने हेलमेट पहनना है। हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हेड इंजरीज़, हम रोज़ाना ऐसी चीज़ें रोज़ाना बेसिस पे डील कर रहे हैं। तो इसके जो अमवात हैं मोटरसाइकिल के अंदर, जो अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो सबसे बड़ी वजह हेड इंजरी होती है, और उसकी वजह हेलमेट ना पहनना है। सर, जिस तरह आप एक राय दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं कि जी जहाँ से मोटरसाइकिल आप खरीद रहे हैं वहाँ पे हेलमेट नेसेसरी होना चाहिए, तो इस पे इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? देखिए, ये तो जो जितने डीलर्स यहाँ पे बैठे हुए उनकी पूरी एसोसिएशनें हैं, ठीक है। कानून भी इसके अंदर, अदालत के अंदर जब पाबंदी लगी थी इसके अंदर, इवन कि उन्होंने पेट्रोल पंप वालों को बाउंड कर दिया था कि जी आपने किसी बाइक वाले को जो हेलमेट नहीं पहन के आए उसको पेट्रोल नहीं देना। तो देखिए, उस वक़्त भी तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, जितने इदारे थे, उनने पाबंदी की और लोगों ने पहनना शुरू कर दिया, चाहे वो जैसे भी पहन रहे थे, ले रहे थे। तो जब भी ये कानून तो है, जब कानून
की सख्ती आ जाए, कानून की सख्ती की जाए तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर डीलर्स के भी बैठ के साथ उनके साथ कहा जाए तो मेरे ख्याल में तो वहाँ तक बुनियादी और पहला स्टेप है जहाँ से लोगों को हेलमेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और वो लोग पहनेंगे भी ज़रूर उसको। सर कितने एक्सीडेंट सादकाबाद रेस्क्यू ऑफिस में सालाना बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहे हैं? सालाना बेसिस पे हमारे पास तकरीबन कोई 5,500 की फ़िगर है, और जो कि सालाना बेसिस पे हम एमरजेंसीज़ को डील कर रहे हैं। और उसके अंदर मैं आपको कैटेगरी पहले बता चुका हूँ, उसके अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, मेडिकल हो गया, और फायर एमरजेंसीज़ होगी, ड्रोनिंग एमरजेंसीज़ होगी, डिफरेंट कैटेगरीज उसके अंदर आ जाते हैं। तो 5,500 के करीब एमरजेंसीज हम डेली बेसिस पे, सॉरी एनुअली बेसिस पे कर रहे हैं। और अगर 7 साल 2013 से लेकर 2020 तक की बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन हम कोई 38,500 के करीब एमरजेंसीज को कर चुके हैं। सर जिस तरह आप जो है आप पहले बता चुके हैं कि रोड एक्सीडेंट ज़्यादा जो है मोटरसाइकिल्स की वजह से होते हैं, तो हैवी ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं इसमें शुमार है। बिल्कुल जी, हमारी तहसील आपको पता है कि 3 सूबों के बिल्कुल इस संगम पे वाक़ है, और तीनों सूबों की ट्रैफिक हमारे इसी सिटी से ही गुज़र के जाती है। और मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के बाद जो हम सबसे बड़ी एमरजेंसी जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की डील करते हैं वही हैवी व्हीकल्स की है, जिसके अंदर ट्रॉलर्स की हो गई, ट्रक वगैरह हो गए, बसें वगैरह हो गई। जब भी इस तरह की इमरजेंसी होती है तो वो मेजर इमरजेंसीज होती है, और एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा लोग जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और उसके अंदर डेथ रेशो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो है कि हमारी सिटीज़ जो है ऐसी लोकेशन पे वाक़ है कि मेजर इमरजेंसीज़ के अंदर बड़ी व्हीकल का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। सर हादसा की रोकथाम के लिए आपका इदारा क्या किरदार अदा कर रहा है? देखें, जब रेस्क्यू 11122 बना तो इसके अंदर भी स्टडी होती रही, डिफरेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एमरजेंसीज रोज़ बरोज़ बढ़ती रहीं। तो फिर एक चीज़ पे, एक प्रोजेक्ट पे काम किया गया कि इन एमरजेंसीज़ को फिर रोका कैसे जाए। दूसरे नंबर पे ये था कि लोग छोटी मोटी एमरजेंसीज़ के लिए भी रेस्क्यू को कॉलिंग करने लग गए। मतलब छोटा सा डीप कट लग गया, आपको घर के अंदर चोट लग गई, तो उनने 1122 को डील कर लें। तो इससे एक तो एमरजेंसीज़ की हमारी रेशो बढ़ती है, दूसरा उस वक़्त हो सकता है कि जिस वक्त हम सिर्फ एक कट वाली एमरजेंसीज़ को डील कर रहे हों, उधर हमें कोई ऐसी एमरजेंसी, जैसे मैंने कहा मेजर एमरजेंसीज आ गई है, हार्ट अटैक की कोई एमरजेंसीज आ गया, तो वो लाइफ जो है वो थ्रेट में चली जाती है, उसकी लाइफ सेविंग जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि एमरजेंसी है, गैर जो एमरजेंसी एम्बुलेंसेज है वो गैर ज़रूरी एमरजेंसीज के अंदर इन्वॉल्व है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने एक कम्युनिटी सेफ्टी एक टीम ऑर्गेनाइज़ की, एक अलग से एक इस अदारे के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट बनाया कम्युनिटी सेफ्टी विंग का, जो कि लोगों को कम्युनिटी सेफ्टी के हवाले से, मुख्तलिफ फ़र्स्ट एड के हवाले से, फायर सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ताकि जो छोटी मोटी जो एमरजेंसीज घर के अंदर होती हैं वो ख़ुद डील कर सकें। और 2018 के अंदर हमने 2018 को जो इस तरह से मनाया था कि हर घर के अंदर फ़र्स्ट एडर होना चाहिए। तो हर डिस्ट्रिक्ट को फिर एक टारगेट मिला था कि आपने इस टारगेट को अचीव करना है। तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास जो टारगेट है वो 23,000 के करीब आया था, और हमने 23,000 लोगों को ट्रेन करवाया था फर्स्ट एड के ऊपर और फायर सेफ्टी। हमारा टारगेट यह था कि हर घर के अंदर फर्स्ट एडर मौजूद हो। 2019 के अंदर फिर हमारे पास टारगेट आया कि जहां हम घरों के अंदर कर रहे हैं वहां हम एक बड़े डिज़ास्टर के लिए भी टीम तैयार करनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कि अगर सादिकाबाद के अंदर हम यहाँ पे बैठे हैं और हादसा कोट सब्ज़ल के किसी देहात के अंदर हो जाता है, अब आप अंदाज़ा लगाएं कोट सब्ज़ल यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर तो डिस्टेंस है। फ़र्ज़ कर लें गांव के अंदर एक छत गिर जाती है, उसके नीचे को 5-7 लोग दब गए हैं। अब यहाँ से गाड़ियाँ जाते हुए अगर रोड कंडीशन देखें तो घंटा पौना घंटा हमें आराम से लग जाएगा। तो हमने फिर ये सोचा कि हम क्यों ना यूनियन कौंसिल की सतह पे जाएं और वहाँ पे एक टीम ऑर्गेनाइज़ करें। तो हमारी जो तहसील सादिकाबाद की, जब हमने यूनियन कौंसिल का तकरीबन 35 के करीब यूनियन कौंसिल थी हमारे पास, हमने फिर हर यूनियन कौंसिल पे 12 लोगों की एक टीम बनाई। हमने उनको हर तरह की जो एमरजेंसीज हम डील कर रहे हैं उनमें उनको एक्सपर्ट किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनके रिफ्रेशर कोर्स भी करवाते हैं, ताकि जो हम एक घर के घर तक गए थे फिर उससे आगे हमने एक यूनियन कौंसिल तक चले गए कि यूनियन कौंसिल के अंदर हमारी टीम्स होगी, कोई बड़ा डिज़ास्टर होता है तो वो उसको डील कर सके, कम से कम उसके नुकसानात को तो मिनिमाइज़ कर सकेगी आधे घंटे के अंदर जब रेस्क्यू 1122 पहुँचे। पर इस प्रोजेक्ट का मकसद और इस ट्रेनिंग का मकसद ये कि नुकसान को किसी तरह से मिनिमाइज़ किया जाए और लोगों को ट्रेन किया जाए।
अभी भी हम लोग ये हमारा प्रोजेक्ट मतलब रुका नहीं है, हम इसको आगे चला रहे हैं, मुख्तलिफ कैंपेन हम चलाते रहते हैं। यहाँ तीन तरह से हम फिर हमने तीसरा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव हमने इसमें जो लिया वो यही था कि हम स्कूल कॉलेजेस की सतह पे गए। वहाँ हमने स्कूल कॉलेजेस के अंदर ट्रेनिंग और मुख्तलिफ जो प्राइवेट इदारे हैं उनके अंदर हमने ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट की, क्योंकि आप जानते हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट एरियाज़ से लोग बच्चे आ रहे होते हैं। हमारा मकसद, फ़र्ज़ करें अगर एक क्लास के अंदर 20 से 30 स्टूडेंट हैं, हमने उनको ट्रेन किया है, तो हम समझते हैं कि हमने 20 से 30 ख़ानदानों को ट्रेनिंग करवा दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये प्रोजेक्ट का मकसद या इस ऑब्जेक्ट का मकसद यही था कि भाई ये जो हमारी एक्सीडेंट की रेशो है इसको किसी तरह से कम किया जाए और लोगों को जो इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी मदद आपके तहत मदद कर सकें, अपनी मदद कर सकें और लोगों को भी जो है वो उसकी मदद दे सकें। आप देखते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, हमारी गाड़ी जब जाती है और बंदा रोड पे पड़ा होता है और हज़ारों की तादाद में लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, हाथ नहीं कोई लगाता। वजह यह है कि हमारे पास स्किल नहीं है, हमने सीखा नहीं है। लोग खौफ की वजह से कि मेरी किसी गलती की वजह से ये उम्र भर के लिए कहीं मफलूज ना हो जाए या मेरी किसी गलती की वजह से इसकी मौत ना वाक़, जो डर से लोग हाथ नहीं लगाते। तो ट्रेनिंग करवाने का फिर हमारा मकसद यही था कि कम से कम लोगों के अंदर जब हम ट्रेनिंग देंगे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये ट्रेनिंग ले चुका हूँ यार, जब वो वहाँ पे बंदा खड़ा होगा तो ज़रूर वो फर्स्ट एड देगा। और जैसे हम शुरू में आप बता चुके हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाने का, तो ये तो एक सदका जारिया है। आप इंसानों की ज़िंदगी बचाते हैं, अल्लाह इसका आपको एक दिन ज़रूर उसका अजर देगा। सर क्या फेक कॉल्स भी आती हैं आपको? फ़ेक कॉल जब हम शुरू में 2013 में आए थे उस वक्त हमें प्रॉब्लम्स था। एक तो फ़ायदा हमें ये हुआ था कि 2007 के अंदर रहीम यार ख़ान के अंदर रेस्क्यू 1122 इस्टेब्लिश हो चुकी थी। लोगों को इसकी अफादियत का कुछ ना कुछ पता चल गया था। जब हम यहाँ पे आए तो थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम हुआ, कॉल्स आई। तो फ़ेक कॉल्स की कैटेगरी डिफरेंट हैं। एक फ़ेक कॉल्स तो ये है कि जी आपको कॉल आई है कि फ़लाँ जगह पे कोई हादसा हुआ है और हम उस जगह पे गए और वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला हमें, ये एक फ़ेक कॉल की एक्चुअल कैटेगरी ये है। एक फ़ेक कॉल ये है कि आपको लोग खामखा तंग करते हैं, कॉल्स करते रहते हैं, ठीक है, और उसकी बगैर बिला वजह कॉल करते, कोई वजह भी नहीं है। तो दो चीज़ें हमने फिर हमारा जो कंट्रोल रूम है रहीम यार ख़ान के अंदर है, 1122 पे अगर आप कॉल करते हैं तो इधर सदकाबाद नहीं आती वो डायरेक्ट कॉल, वो आपकी रहीम यार ख़ान 1122 के कंट्रोल रूम है उधर जाती है और सारी कॉल रिकॉर्डिंग होती है। वहाँ हमारा कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप जब कॉल करते हैं आपका मोबाइल नंबर जिससे कॉल वो अपेयर हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। अब वहाँ पे जो हमारा वायरलेस ऑपरेटर बैठा है तो वो जब आपकी कॉल सुनेगा तो आपसे आपका नेम पूछेगा, आपका नेम क्या है, कौन सी तहसील से बात कर रहे हैं और नेचर ऑफ एमरजेंसी क्या है, क्यों कॉल की है। अगर आपकी कॉल्स ठीक है और आपने किसी एमरजेंसी के लिए की है तो वो सारा डेटा सेव करता जाएगा। होल लाइफ आपको कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम होता है और आप वो सेम नंबर यूज़ करते हैं तो वो सारा डेटा आपका दोबारा वो शो हो जाएगा कि 8 से 4 साल पहले 5 साल पहले इस बंदे ने इस नंबर पे कॉल की थी और वो आपकी कॉल को दोबारा वो रिसीव भी कर लेगा। अब जैसे मैं कह रहा था कि डिस्टर्बिंग कॉल्स जैसे डिफरेंट आती हैं, आपने कॉल की, हमने रिसीवर उठाया, आप आगे से नहीं बोले, 10 मरतबा 5 मरतबा जब ऐसी कुछ डिफरेंट कॉल्स आ जाती है तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है या जो हमारा वायरलेस ऑपरेटर बैठा है उस नंबर को उठा के वो डिस्टर्बिंग कैटेगरी में डाल देगा। जब आप दोबारा कॉल करेंगे तो वो आपका सारा डेटा शो कर देता है कि ये बंदा बिला मकसद और बिला किसी इमरजेंसी के बगैर किसी इमरजेंसी को कॉल्स करता है। अगली बार या तो वो सॉफ्टवेयर आपकी कॉल्स को रिजेक्ट कर देगा या अगर किसी वजह से वो कॉल रिजेक्ट नहीं करता और वायरलेस ऑपरेटर ने कॉल उठा ली है तो आपकी कॉल सुनेगा नहीं, वो वहीं पे रख देगा। इससे हो सकता है ऐसे वाक़यात बहुत हुए हैं कि ऐसे लोगों की कॉलें बहुत ज़्यादा आई हैं और उनको हकीकत में इमरजेंसी आई है, फिर वो जब कॉल नहीं उठाई गई और उसको इसकी अहमियत का रेस्क्यू 1122 की सर्विस की अहमियत का पता चला तो बाद में वो लोग रोए हैं आके माफ़िया मांगे ऑफिस के अंदर कि हमसे गलती हुई है। एट द एंड नुकसान उनका ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल अगर खुदा न खासा कोई इमरजेंसी रेयर इमरजेंसी हुई है तो उस टाइम रेस्क्यू 112 नहीं अवेल हो सकती, उनकी खिदमत के लिए हाजिर नहीं होगी
बिल्कुल, वो उनको बाद में अंदाज़ा होता है, फिर सर वो क्या लोग। आवाम आपकी टीम के साथ कोई ताउन करती है जब आपकी टीम बाहर जाती है हाँ, इमरजेंसी बिल्कुल जी, समय? आवाम के ताउन के बगैर तो हम इमरजेंसीज कर ही नहीं सकते। किसी भी, आपको जैसे मिसाल दे रहा था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर इतने लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं कि हमारे लिए वहाँ पे अप्रोच करना, हम पेशेंट को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आवाम की तो ताउन के बगैर तो कभी भी हम ऐसी चीज़ों को डील ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें उस पेशेंट के अंदर ख़वातीन भी मौजूद हैं, उसी के अंदर मर्द भी मौजूद हैं। कोई भी ट्रीटमेंट हम कोई भी उनके साथ अटेंडेंट होता है तो उसकी परमिशन के बगैर नहीं करते, पहले हम उससे परमिशन लेते हैं। बहुत जगह तो हमारे ऑपरेशन या इमरजेंसीज ऐसी भी होते हैं कि हमें 20-20 22-22 घंटे भी काम करना पड़ जाता है। तो ऐसे में तो आवाम की ताउन के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कुएं के अंदर या हमारी सीवरेज लाइनों के अंदर बंदे गिर जाते हैं तो वो तो लॉन्ग ऑपरेशन होता है, बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है उसके अंदर, तो वो 20-20 22-22 घंटे आपका ऑपरेशन टाइम ले जाता है। तो यकीनन लोग यहाँ के साथ कबात के अवाम हमारे साथ ताउन भी करती है, जिस हर तरह का हमारे साथ ताउन करती है, चाहे एमरजेंसीज़ के हवाले से हो या रेस्क्यू के अपनी कोई ज़रूरियात के हवाले से हो। जब भी हम लोगों से ताउन की अपील की है वो ज़रूर हमसे ताउन करते हैं। सर मैंने एक चीज़ नोट किया यहाँ पे कि अवाम जब रेस्क्यू की गाड़ी निकल रही होती है तो अवाम रास्ता नहीं देती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, और एक बुज़ुर्ग को मैंने देखा है, एक बुज़ुर्ग शहरी थे, उनकी एज तकरीबन 45 से 50 हो गई। वो कल्टस कार चला रहे थे, रेस्क्यू की गाड़ी के आगे जा रहे थे और रेस्क्यू की गाड़ी पीछे थी। वो हॉर्न देती जा रही थी गाड़ी, तो जाहिर है लोग रास्ता देते जा रहे थे। तो वो बुजुर्ग जो है वो गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा तेज़ करते जा रहे थे कि मैं, मुझे रास्ता जिस तरह मिल रहा है रेस्क्यू की वजह से, मैं भी आगे निकल जाऊं। तो मैं, ऐसे बंदे को तो चाहिए था वो रेस्क्यू के पीछे भगा लेता तो ज़्यादा बेहतर था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस बारे में ये था कि जब हमने 2013 में यहाँ पे सर्वे स्टार्ट की ना, यही चीज़ें कुछ लोगों ने ना इसका गलत इस्तेमाल भी किया कि हमारा हूटर बजता था, लोग रास्ता देना शुरू हो गए। तो फिर क्या हुआ कि रिक्शे वालों ने भी हॉर्न लगवा लिया, वो आम मोटरसाइकिल वाले ने भी वो हॉर्न लगवा लिया, एम्बुलेंस वाला, और वो हॉर्न देते थे। इससे एक्सीडेंट भी हुआ। वो मतलब फ़ौरन जाके हॉर्न बजा, अगला बंदा जो है ना वो पजल सा हो जाता था कि शायद मेरे ऊपर ही एम्बुलेंस आ गई है। फिर 2013-14 में जब हमने इस तरह की इमरजेंसी को डेटा देखा, लोगों के थोड़ा फीडबैक भी है, तो हमने फिर पुलिस के साथ मिल के ऐसे मोटरसाइकिल को पकड़ना शुरू कर दिया, रिक्शे वालों को पकड़ना शुरू कर दिया और उनके हॉर्न वगैरह उतारना शुरू कर दिए। काफ़ी हद तक उसमें हम कामयाब भी रहे। जैसे कि अब आप मिसाल दे रहे हैं, एक तो आप अगर हमारे सिटी का जायज़ा लें, रोडों का जायज़ा लें, तो रोड्स जितनी हमारी सिटी की ट्रैफिक है उस हवाले से हमारी रोड उतनी खुली नहीं है। एक एम्बुलेंस जब गुजर रही होती है तो आपको पता है यहाँ पे रिक्शा, छोटी सवारी तो बहुत ज़्यादा चल रही होती है। जो लोग हैं, चंद एक लोग हैं, इतने लोग नहीं हैं कि एम्बुलेंस आ रही हो और रास्ता ना दें। 100 में से आप 0.1% या 1% आप कह लें ऐसे लोग हैं जो हमें रास्ता नहीं देते एम्बुलेंस को देख के भी। बाकी लोग रास्ता भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं रेस्क्यूअर की। जब आप कहीं पे खड़े होते हैं वो आपको पूरी जज्बे के साथ सल्यूट भी करते हैं, इवन के लोग खड़े होकर आपको फुली तौर पे आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है कि साथ कबात के अंदर नहीं लोग रास्ता देते। जब एम्बुलेंस आ रही होती है तो लोग रास्ता देते हैं। चंद एक लोग हैं जैसे जिसकी मैंने परसेंटेज भी बताई वो ऐसा करते बिल्कुल, हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जब रेस्क्यू की गाड़ी का हॉर्न सुनते हैं, अभी वो बहुत पीछे होते हैं तो वो गाड़ी साइड पर रोकते हैं कि पहले वो गुजर जाएगी उसके बाद में आऊँ। वो इन चीज़ों की अहमियत को भी जानते हैं। और देखें, आप किसी की जान बचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो ऐसे समझें वो आपके लिए पूरी लाइफ के लिए एक सवाब है और सदका है जो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं किसी की जान बचाने के। वो आपका रिश्तेदार भी नहीं है, आप उसको जानते भी नहीं है, वो बंदा एम्बुलेंस में है, सिर्फ आपने हॉर्न सुना, अपनी गाड़ी साइड पे कर लिया है। किस वजह से? सवाब की नीयत से, कि ये लोग सवाब की नीयत से किसी को उठा के जा रहे हैं, इस बंदे को इमरजेंसी की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, मैं अपना रास्ता इसलिए छोड़ रहा हूँ कि अल्लाह करे ये इसकी ज़िंदगी बच जाए और ये जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचे। तो एक सवाब का फैक्टर की वजह से आप कर रहे हैं। तो जब आप जानते हैं कि अमाल का दारोमदार तो फिर नीयत पे होता है, जब नीयत ही सवाब की है तो अल्लाह ताला उसका ज़रूर आपको अजर देता है। सर WHO की रिपोर्ट में ये शाये हुआ है कि 5 ईयर से लेकर 29 ईयर्स तक जो है एक्सीडेंट की रेशो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ सादकाबाद में एक्सीडेंट की रेशो किस तरह है, कितनी एजेंस की जो है एक्सीडेंट की रेशो ज़्यादा है? आज जैसे मैं आपको बता रहा था कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की शरह जो कि हमारे पास 38,000 मैंने टोटल आपको फ़िगर बताई है। अगर इसके अंदर मैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की फ़िगर निकालूँ तकरीबन 16,000 के करीब है।
3816 का अब एवरेज निकाल लें तो 48, 49, 50 के करीब ये तकरीबन जाके बन जाता है। अब देख लें 38,000 में से हमारे पास 45, 46 के करीब जो परसेंट जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की शरह है। अब इसके अंदर जो जैसे हम फोकस तो ज़्यादातर हम इसी पे कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर बसें भी इन्वॉल्व हैं, कार्स भी इन्वॉल्व हैं, ट्रक है, ट्रेलर है, डिफरेंट व्हीकल इन्वॉल्व हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर। दो आज जो आपका सवाल था कि एजेस इसके अंदर आ जाती हैं, तो एजेस जो इसके अंदर जो हमारा डेटा जो हमें बता रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 10 से लेकर 35 साल की एज जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। 70% आप कह लें कि ये इस एज के लोग इस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं। और इसके अंदर जो मर्द की जो तादाद है वो तकरीबन कोई हमारे पास टोटल 20,000 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर जो मुतासिर हुए, उसमें अंदर 16,000 के करीब जो फिगर है वो मर्द हजरात की है और 4,000 फीमेल्स। 4,000 फीमेल्स हैं। सर को आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आप प्रोग्राम्स करते हैं बाहर जाके, जिस तरह एक क्लासरूम में प्रोग्राम किया उसमें 30 की तादाद थी, जो आपने 30 ख़ानदान को जो है वो अवेयरनेस दे दी, तो उससे कोई मुस्बत रिजल्ट भी मिलते हैं? यकीनन मिलते हैं। और जो जिन बच्चों को हम ट्रेनिंग करवा के आते हैं हम उनको परमानेंटली अपना वॉलंटियर रजिस्टर कर लेते हैं। हम उन्हीं वॉलंटियर को फिर इस्तेमाल करके एक चेन बनाते हैं, उसका जो गांव होता है उसका कोई जो चक है उसकी जो बस्ती है हम वहाँ तक फिर अप्रोच करते हैं। उस बंदे को हम अपना मतलब ऐसे कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं कि आपने अब एक बंदे थे और एक से आपने 50 करने हैं, 50 से फिर आपने 100 करने हैं, तो वो चेन बनती है। और एक बंदे से जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की वो बंदा हमें 100 बंदों तक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देता है। इट मीन्स कि जहां आप कह रहे थे कि एक बंदे की वजह से एक ख़ानदान जो है वो पूरा ट्रेंड हुआ, वो एक बंदे ने फिर 100 ख़ानदान हमें ट्रेन करवा के देता है। तो वो फिर ट्रेनिंग का एक आपका जो स्कोप है वो बढ़ता जाता है, लोग ज़्यादा ट्रेन होते जाते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आती जाती है। आप देख लें कि रेस्क्यू 1122 के हम 7 साल हो गए हैं। जब हम शुरू में आए तो इस सर्विस का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल था वो सिटी के अंदर था। हमारे जो गांव की सतह पे लोग थे या चकूक की सतह पे थे वो इस सर्विस से भी नावाकिफ़ थे। जब हमने ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज की सतह पे शुरू की तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आई, लोगों को इसके बारे में पता चला कि ये सर्विस इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो यही एक चेन थी जिसके ज़रिए लोगों तक हम पहुँचे, उनको ट्रेनिंग भी दी, उनको अवेयरनेस भी दी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम स्टार्ट में आए थे तो मुझे याद है कि 2013 में हमारी जो पर डे एवरेज थी वो 7 से 8 एमरजेंसी थी। अब लोगों की अवेयरनेस होती तो ज़्यादा थी, हमारे पास रिकॉर्डेड 7 से 8 थी क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। और हो सकता है उस वक्त भी जो आज मैं 18 एमरजेंसी पर डे बता रहा हूँ उस वक्त भी इतनी हो, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस है इस सर्विस को इस्तेमाल करना शुरू किया, आज हम 15 से 18 एमरजेंसीज पे पहुँच चुके हैं। सर आपके पास, आपकी टीम के पास फौरी तौर पर करने के लिए क्या इकदाम होते हैं? किस हवाले से मीन्स के कोई रोड एमरजेंसी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स? हाँ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर जो हमारे पास एम्बुलेंसेस हैं और उस एम्बुलेंसेस के अंदर जो स्टाफ हमारा डिप्यूट है वो पैरामेडिकल स्टाफ है, फुली ट्रेंड लोग हैं और वो डिस्पेंसर हैं। उनका जो क्वालिफ़िकेशन अगर आप देखें वो डिस्पेंसर हैं। प्रैक्टिकली वो अपनी पहले प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी वो सारी चीज़ें करते रहें। इसके अलावा इनकी 6 माह की ट्रेनिंग हमारी होती है। लाहौर के अंदर हमारी ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ इनको फुली तौर पे ट्रेन किया जाता है। तो एक तो गाड़ी के अंदर आपको पैरामेडिकल स्टाफ मिलता है जहाँ आप जो लोगों को रिलीफ की जो दे सकते हैं। दूसरा, गाड़ी के अंदर हर ट्रीटमेंट मौजूद है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हवाले से भी, शुगर के हवाले से भी, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से भी, ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया है उसको कंट्रोल करने के हवाले से भी ड्रिप्स वगैरह मौजूद हैं। पेन किलर्स, अगर आपको कोई पेन हो रही है उसको भी ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए इंजेक्शन मौजूद हैं। अगर आपको हार्ट अटैक का इशू है वो टैबलेट मौजूद हैं। तो जो फर्स्ट एड की सतह पे जो चीज़ें हो सकती हैं वो हर चीज़ हमारी एम्बुलेंसेस के अंदर मौजूद है। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ उसको फुली तौर पे हर एक चीज़ को इस्तेमाल करता है ताकि जितना किसी को हम रिलीफ या उसकी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं हम हर हद तक जाते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जितना हम उसको मौके पे फर्स्ट एड दे के जितना जल्दी हॉस्पिटलाइज शिफ्ट कर सकते हैं हम उसको करते हैं।
सर जाए हादसा पर पहुँच कर आपकी टीम के पास क्या इतना टाइम होता है कि वहाँ पे लोगों को 2 मिनट के लिए अवेयरनेस दे दें? देखें, बहुत ही कम जो है टाइम हमारे पास होता है। अगर हम जैसे ही हम मौके पर पहुंचते हैं तो जो पेशेंट होता है या जो मरीज़ होता है उसकी कंडीशन ऑलरेडी 10 से 15 मिनट का तो लग जाते हैं। जो हमारी रोड्स की कंडीशंस है, जब हम पहुंचते हैं तो बहुत सवेयर कंडीशन होती है, ख़ास तौर पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर। तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि इस बंदे को जल्दी से जल्दी उठाया जाए, इस बंदे को जल्द से जल्द फर्स्ट एड दी जाओ, इस बंदे को जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज शिफ्ट किया जाए ताकि इसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं, वो मामूली खराशें होती हैं लोगों को, हम वहाँ पे फ़र्स्ट एड देते हैं जाके लोगों, फिर हमारे पास टाइम होता है वहाँ पे लोग फिर लोगों को अवेयरनेस के बारे में भी बताते हैं, इस सर्विस के इस्तेमाल के बारे में भी बताते हैं, रोड ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी बताते हैं, और जो वहाँ पे खड़े होकर फाइंड आउट भी करते हैं कि वजह क्या बनी है वहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की। फिर उस वजह को देखते हुए लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं कि आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे तो इन चीज़ों से हम बचा भी जा सकता है। सर मैं बेसिकली एचएससी ट्रेनर हूँ, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, और मैंने ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस है फील्ड एक्सपीरियंस ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में। मैंने वहाँ ये चीज़ जाके ऑब्जर्व की है, वहाँ एचएससी ट्रेनर जब पहुँचा मैं, वहाँ ये चीज़ देखी है कि वहाँ पहले एक्सीडेंट्स की रेशियो बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने क्या किया कि अगर आपने गेट से एंटर होना है तो पहले सेफ्टी ओरिएंटेशन होती है, फिर डेली बेसिस पे सेफ्टी के अवेयरनेस लेक्चर डेली बेसिस पे टीबीडी होती है, तो जिससे एक्सीडेंट मिनिमाइज क्या हुए, वहाँ ख़त्म हो गया एक्सीडेंट की रेशियो। तो उसके बाद ये चीज़ मैंने फील की कि मुझे रोड एक्सीडेंट्स पे काम करना चाहिए। यहाँ पे भी एक्सीडेंट्स को हम जितनी ज़्यादा अवेयरनेस देंगे लोगों को, हमारे एक्सीडेंट मिनिमाइज होते जाएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह के फजल करम से किसी दिन एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे इस बारे में कि मैं दिन रात इस पर काम करना चाहूँ तो मुझे इसके कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? देखिए, सेम ऑब्जेक्टिव है, हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव है जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि जी रेस्क्यू जो इस तरह की जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो डेली बेसिस पे डील कर रहा है, इसको किसी तरह से मिनिमाइज़ किया जाए। हम अपनी कारकर्दगी ये नहीं शुमार करते कि हम डेली बेसिस पे 15 से 18 एमरजेंसीज डील कर रहे हैं। हमारी एक्चुअली कारकर्दगी यही शुमार होती है कि ये 18 वाली फिगर किसी तरीके से 10 पे लेके आई जाए, 10 से फिर 5, और किसी दिन ऐसा हो कि कोई एमरजेंसीज भी ना हो। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ये है। तो इसी ऑब्जेक्टिव पे आप भी काम कर रहे हैं, हमारा भी, जैसे मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूँ कि कम्युनिटी सेफ्टी एक पूरा प्रोग्राम है, हम भी उसी पे काम कर रहे हैं। मकसद हमारा क्या है, लोगों को अवेयरनेस देना, इसकी वजूहात बताना, इसकी काज बताना कि ये है। जिसे आप कह रहे हैं कि एचएससी एज अ ट्रेनर आपने वहाँ पे किसी कंपनी की जैसे मिसाल दी, वहाँ पे आपने देखा ऑयल एंड गैस के अंदर वो डेली बेसिस पे ओरिएंटेशन सेशन डेली बेसिस पे, तो वो चीज़ एक बंदे के माइंड में बैठ जाती है कि यार ये चीज़ जो है मैं सीखी हुई है और मैं उसके बाद भी इसको वायलेट कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मेरे अंदर वो इखलाकियात की कमी है। अगर हम यही जो आपका ऑब्जेक्टिव है, अगर हम रोज़ाना सिटी के अंदर छोटी छोटी चीज़ों पर रोज़ाना कोई एक चीज़ पे हम कंपेन स्टार्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें कि हम एक दिन हेलमेट पे रख लेते हैं कि आज की कंपेन हमारी सिर्फ हेलमेट पे होगी, लोगों को हेलमेट के बारे में अवेयरनेस दी जाए, उनको कहा जाए अगर लोग बग़ैर हेलमेट के आ रहे हैं, कानून के जो इदारे हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करवाने के पाबंद हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। सिर्फ एक दिन यही कर लिया जाए, अगले दिन कोई और ऑब्जेक्टिव हम रख लें, जैसे कि फटा रिक्शा हैं उनके अंदर उसके पीछे हम रिफ्लेक्टिंग टेप का रख लें कि रिफ्लेक्टिंग टेप लगाई जाए, सारा दिन हम उसी पे कंपेन करें। तो देखें, जब रिफ्लेक्सेस सेट हो जाते हैं बंदे के कि यार ये चीज़ होनी चाहिए। एक रिक्शे वाला है, उसके साथ अगर आप समझ लें कि एक दिन एक्सीडेंट हुआ और उसकी क्या वजह थी कि जी रिफ्लेक्टिंग टेप नहीं थी, पीछे मोटरसाइकिल ने आके हिट किया। अब वो बंदा रिफ्लेक्टिंग टेप भी लगा देता है, पीछे बाइक लाइट भी लगा लेता है, और अगले 6 महीने के अंदर कोई एक्सीडेंट नहीं होता। वो सोचता ज़रूर होगा कि वजह क्या बनी है कि मेरा आज तक फिर मेरे पीछे से मोटरसाइकिल भी नहीं लगा, कोई सवारी भी नहीं लगी। तो वो काज ज़रूर ढूंढेगा, बैठ के सोचेगा कि असल वजह ये लाइट थी और रिफ्लेक्टिंग टेप थी। तो देखें, अगर इसी तरह से हम पार्ट्स के अंदर डिफरेंट दिन के अंदर हम अपने टारगेट सेट करें तो हम इन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आपका बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, आप इसको लेके चलें, यकीनन आप लोगों के अंदर चेंज भी लेके आएंगे, लोग इसके अंदर सीखेंगे भी सही, आपके साथ कोऑपरेट भी करेंगे। सिर्फ ये है कि स्ट्रगल करनी पड़ती है, पहले दिन कोई चीज़ को बंदा हासिल नहीं कर पाता, ये जब आप निकलते हैं महीने भी लगते हैं, साल भी लगते हैं, फिर जाके आप कोई अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो स्ट्रगल है, मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे तो ज़रूर एक दिन आप इसमें कामयाब होंगे।
सर आपका मैसेज आवाम के लिए? देखिए जी, हमारा मैसेज ख़ास तौर पे जैसे कि आज हम कह रहे हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे आज हम बात कर रहे हैं, तो एक तो आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ज़रूर आप हेलमेट का इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को ख़ास तौर पे जो स्कूल या कॉलेजेस या कहीं पे जॉब वाले जो लोग आते हैं, तो मोटरसाइकिल पे काइंडली खुदारा आप जब बैठें तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बेल्ट का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। साथ साथ मैं एक और मैसेज यहाँ पे भी देता जाऊँगा कि आप जो हमारा कम्युनिटी सेफ्टी प्रोग्राम है, जैसे कि हम लोग फ़र्स्ट एड और फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग देती हैं, आप आएँ ख़ुद को यहाँ पे वॉलंटियर रजिस्टर्ड कराएं। रेस्क्यू 1112 ऑफिस एक कम्युनिटी हमने इसको ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ है। आप यहाँ पे आएँ, ख़ुद को यहाँ पे रजिस्टर कराएं, यहाँ पे रेस्क्यू के वॉलंटियर रजिस्टर्ड हो। हम आपको ट्रेनिंग देंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट बाकायदा इशू करेंगे, आप हमारे साथ परमानेंटली हमारे वॉलंटियर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो ज़रूर आप इंसानी जानों को बचाने में हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, कम्युनिटी पे करना चाहिए। इन वॉलंटियर को भी रजिस्टर करने का मकसद यही है कि ये भी इंसानी जानों को बचाने में अपना किरदार अदा करें। तो ज़रूर अल्लाह पाक जो है एक दिन ज़रूर आपको उसका अजर भी देगा, और सदका जारिया समझ के आप लोगों की खिदमत करें। हमारे लोगों के अंदर जज्बा है, बट उसको सिर्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो रेस्क्यू का इदारा आपके लिए हाजिर है, आप आएँ यहाँ पे ट्रेनिंग लें, वॉलंटियर रजिस्टर्ड हों और रेस्क्यू साथ मिल के काम करें, इंसानी जानों को बचाने में अपना किरदार अदा करें। जी, जिस तरह आशिक साहब ने अभी फरमाया कि एक दिन ऐसा रख लिया जाए हेलमेट का दिन, तो मैं वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा कि आपके बच्चे जब सुबह घर से निकलें तो प्लीज़ आज के दिन आप जो है अपने बच्चों को हेलमेट लेके दें। पहले नहीं था, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, जो हो गया हो गया। आज के दिन आप अपने बच्चों को हेलमेट लेके दें। या बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा है कि कोई बंदा हेलमेट का शौकीन है, उसने हेलमेट के बगैर बाइक नहीं चलाना। मेरा एक स्टूडेंट है, हेलमेट यहाँ बाजू में पहना हुआ था और बाइक चला रहा था, तो मैंने देख लिया, मैंने पकड़ लिया, भाई ये क्या कर रहे हो, इससे बेहतर है हेलमेट घर रख के आ जाते, ये उल्टा बोझ उठाया हुआ है, इसको पहनो, कैरी करो, इसको फिर चलाओ बाइक। तो वालिदैन से ये गुजारिश करते हैं हम कि वो अपने जवान बच्चों को आज के दिन ज़रूर हेलमेट लेके दें और हेलमेट स्टार्ट करवाएं। बहुत शुक्रिया।